फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया इंडिया जेट इंजन एक्सपोर्ट, अरे वाह। रशिया रीजन तेजस डिले। ओ आर्मी जैम्ड स्वॉर्म ड्रोन है। ये क्या हुआ, चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में देरी की वजह। भारत भविष्य में एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को जेट इंजन्स। इंडियन नेवी ने अरेबियन सी में कंडक्ट किया एक और एंटी पायरेसी ऑपरेशन। इंडियन आर्मी ने एक्सरसाइज के दौरान स्वार्म ड्रोन्स को जैम करके उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी करी प्रैक्टिस। खैबर पख्तूनख्वा में अपने 5 इंजीनियर्स को खोने के बाद चाइनीज कंपनियों ने पाकिस्तान में 2 प्रोजेक्ट्स पर काम किया सस्पेंड। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ऑफिशियल्स को इस बात के निर्देश दिए हैं कि वे उन सभी पॉसिबल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज को देखें जिनके माध्यम से हम भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बना सकें। और यूएस की जीई एरोस्पेस और एचएएल की जो इंजन मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्रीमेंट है तो उस पर बात करते हुए भारतीय रक्षा मंत्री का कहना था कि ये जो इंजन है जीई 414 तो ये भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के सभी फ्यूचर वेरिएंट्स को पावर देगा। और साथ में भारतीय रक्षा मंत्री का ये भी कहना था कि उन्होंने डीआरडीओ ऑफिसर्स को ये भी देखने के लिए कहा है कि भारत में क्या क्या पूरी तरह से बनाया जा सकता है और कौन कौन से देश हैं जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हैं। हमने काफी इंपोर्ट ऑलरेडी किया है और अब जब इंजन की बात आती है तो हम चाहते हैं कि भारत इंजन का एक्सपोर्टर बने और पहले जी से बनाएगा फिर एक्सपोर्ट करेगा। कंपनियों के साथ सभी तरह की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए डीआरडीओ ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए क्योंकि भारत भविष्य में फाइटर जेट इंजन्स के एक्सपोर्ट को भी देखता है। बाकी इसके अलावा जैसा कि मिल के बनाओ फिर एक्सपोर्ट करो। फाइटर के अभी तक की सबसे एडवांस वेरिएंट तेजस मार्क 1 ने अपनी पहली उड़ान को सफलतापूर्वक कंडक्ट किया था। लेकिन पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको ये भी बताया था कि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कुछ कारणों के चलते तेजस मार्क 1 की जो डिलीवरी है तो उसमें थोड़ी सी देरी देखने को मिल सकती है। और अब इससे ही जुड़ी एक रिपोर्ट जेन्स.com की तरफ से भी जारी की गई है जिसमें बताया गया कि तेजस मार्क 1 जिसकी डिलीवरी 31 मार्च तक होनी थी लेकिन इस डिलीवरी के लिए इंडियन एयरफोर्स को 2 महीने तक और इंतजार करना पड़ सकता है। यानी कि संभावना यह है कि 2024 के मध्य तक पहला तेजस मार्क 1 फाइटर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होगा। और इसके पीछे एक बड़ा कारण बताया गया है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट के कुछ क्रिटिकल पार्ट्स हैं जो कि यूरोपियन कंपनी से आने थे तो उनकी तरफ से इन पार्ट्स की डिलीवरी में डिले है। हालांकि क्रिटिकल पार्ट्स हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है तो वो एक बड़ा कारण है इसकी डिलीवरी में डिले होने का। और एयरफोर्स को डिलीवर करने से पहले इस एयरक्राफ्ट के कुछ और ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे। और जबकि इससे ही जुड़ी एक रिपोर्ट द प्रिंट की तरफ से भी देखने को मिली है जिसमें कुछ सोर्सेज के हवाले से बताया गया है। और जबकि इससे ही जुड़ी एक रिपोर्ट द प्रिंट की तरफ से भी जारी की गई है जिसमें सोर्सेज के हवाले से ये बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स ने कुछ स्मॉलर डिजाइन शिफ्ट के साथ इस एयरक्राफ्ट के सॉफ्टवेयर में कुछ बदलावों की बात भी कही है और उसमें थोड़े और चेंजेस होने हैं। लेकिन ये चेंजेस बहुत ही माइनर से हैं लेकिन फिर भी इसमें समय तो लगता ही है। अरेबियन सी में इंडियन नेवी के द्वारा एक और एंटी पायरेसी ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इस ऑपरेशन को लेकर इंडियन नेवी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कल 28 मार्च के शाम को एक ईरानियन फिशिंग वेसल जिसका नाम है अल कमर 786 तो इस वेसल पर कुछ पोटेंशियल पायरेसी वाले इंसिडेंट होने के इनपुट्स रिसीव हुए थे। और ये जो फिशिंग वेसल है ये सोकोट्रा के साउथ वेस्ट में करीब 90 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर थी। फिर जिसके बाद इंडियन नेवी ने अरेबियन सी पर मिशन डिप्लॉयड अपनी 2 वॉरशिप्स को मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए इस हाईजैक फिशिंग वेसल को इंटरसेप्ट करने के लिए डाइवर्ट किया। और इस बात के इनपुट्स मिले हैं कि करीब 9 हथियारबंद समुद्री लुटेरों ने इस फिशिंग वेसल को हाईजैक किया है। बाकी इंडियन नेवी की वॉरशिप ने इस हाईजैक की गई फिशिंग वेसल को आज 29 मार्च को इंटरसेप्ट किया। और अभी जिससे हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हाईजैक की गई फिशिंग वेसल और इसके क्रू को सेफली रेस्क्यू करने की तरफ इंडियन नेवी की तरफ से एंटी पायरेसी ऑपरेशन जारी है। बाकी इस पर जो भी अपडेट्स रहेंगे तो हमारे डिफेंस अपडेट्स आपको उसकी पूरी जानकारी उन्होंने वो रखे बैठाए हुए थे ना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और इस बात की भी संभावना है कि इस फिशिंग वेसल के क्रू में अधिकतर पाकिस्तानी नेशनल्स हो सकते हैं। ईरान का था ना पाकिस्तान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैरीटाइम कॉपरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ ऑस्ट्रेलियन नेवी के चीफ वाइस एडमिरल मार्क हेमंड 2 अप्रैल से भारत की 5 दिन की ऑफिशियल विजिट पर होंगे। और अपनी इस भारत विजिट के दौरान वे अपने इंडियन काउंटर पार्ट यानी कि इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार के साथ हाई लेवल के डिस्कशंस में शामिल होंगे। और इस दौरान मैरीटाइम सिक्योरिटी, जॉइंट एक्सरसाइजेस तो इस तरह के कई सारे टॉपिक्स पर काफी विस्तार से बातचीत की जा सकती है। सब वाइट क्यों बनाते हैं यूनिफॉर्म? मेरे समझ नहीं आया क्यों सभी की क्यों? इसके दौरान ऑस्ट्रेलियन नेवी के चीफ भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का भी टूर करेंगे। पानी वाइट है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन आर्मी की ब्लू, हैदराबाद गगन स्काई ब्लू है। ने अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था
और इस एक्सरसाइज के दौरान इंटीग्रेटेड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम को वैलिडेट किया गया, जिसमें भविष्य के युद्धों की तैयारी के तहत स्वार्म ड्रोन सबसे डेंजरस है, जिनमें स्वार्म ड्रोन्स भी शामिल थे, तो उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी की प्रैक्टिस की गई है। गुड। और इस दौरान ताकि वो कोई अटैक करे तो कर तो अपनी रडार गाइडेड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम शिल्का का इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा स्वार्म ड्रोन्स को जैम करने की कैपेबिलिटी भी टेस्ट की गई। गुड। और इसमें खास तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम की मदद से ड्रोन जैसे एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। और ये जो एक्सरसाइज है इसे दिन और रात दोनों ही तरह की कंडीशंस में आयोजित किया। व्हाइट एजेंडे क्यों कर रहे हैं कि हम सरेंडर करते हैं? और अगर आपको हमारे डिफेंस अपडेट्स पसंद आते हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें। शांति शांति। और अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी अलग तरह के कंटेंट में दिलचस्पी है तो डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें, जिसमें आपको 30 से भी अधिक प्रीमियम मिलिट्री शोज मिलते हैं। और डिफेंस स्क्वाड के एप्लीकेशन पर मौजूद आप सारा प्रीमियम कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं मात्र ₹1.5 पर डे से भी कम की कॉस्ट पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही डाउनलोड करें। असम गवर्नमेंट ने असम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव और शिव सागर शामिल हैं, तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में 1 अप्रैल से अफस्पा एक्ट को 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स डिस्टर्ब एरिया के अंदर टैग की गई। बाकी असम पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसमें बताया गया था कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन असम के इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी भी सक्रिय है। बाकी इन्हें छोड़कर बाकी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की सुधार की IIT असम से तो पकड़ा था बंदा। क्या शुक्रवार को डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने ने गुजरात की देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट की ओखा में इंडियन कोस्ट गार्ड की होवरक्राफ्ट मेंटेनेंस यूनिट का उद्घाटन किया, और ऑफिशियल्स का कहना है कि यह होवरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरवर्ड एरियाज में कोस्ट गार्ड के ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। हालांकि वर्तमान समय में इंडियन कोस्ट गार्ड भारत की कोस्ट लाइन को सुरक्षित रखने के लिए कई अलग अलग तरह के एसेट्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें पेट्रोल वेसल्स, फास्ट बोट्स, हवर करता है पानी के ऊपर, तो ऐसे में जो हवर कर रहा है वाले एसेट की मदद से पानी के ऊपर उड़ रहा है, कुछ छोटे दलदली आइलैंड जैसे डिफिकल्ट टेरेन्स में भी आसानी से पहुंच सकेगी। मुझे लगता है टायर टाइप कुछ फुला के ऐसे फ्लोट। इंडियन कोस्ट गार्ड पाकिस्तान तट सहित समुद्र के सुदूर इलाकों पर भी नजर रखने के लिए नई क्षमताएं हासिल कर रही है। बाकी एक अपडेट यह है कि अभी कुछ समय पहले जो बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था, तो इस मामले में 2 वांटेड एक्यूज्ड, जिसमें से एक का नाम है अब्दुल मातीन अहमद ताहा और दूसरे का नाम है मुसाविर हुसैन साजिब, तो इन दोनों को पकड़वाने वाले के लिए NIA ने 10 लाख रुपए तक की रिवॉर्ड को डिक्लेयर किया। तो पकड़ा नहीं गया। NIA के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इन दोनों आरोपियों की पिक्चर्स भी शेयर की गई, और जो भी इनके बारे में NIA को सूचित करेगा तो उसे 10 लाख रुपए पर पर्सन के हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। और साथ में NIA ने भी क्लियर किया है कि इनके बारे में सूचना देने वाले की आइडेंटिटी को अब्दुल अहमद, और ये दोनों आरोपी दिखते कैसे, तो उनकी पूरी डिटेल NIA ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर करी है। अभी कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा में एक हमले में अपने 5 इंजीनियर्स को खोने के बाद चाइनीज कंपनीज ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते दासो और डायमर भाषा डैम्स की साइट्स पर सिविल वर्क को टेम्परेरी बेसिस पर सस्पेंड कर दिया, और जबकि इससे पहले तारवेला 5th एक्सटेंशन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी काम को सस्पेंड किया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले करीब 2000 से अधिक वर्कर्स को फायर भी किया गया, और इनमें से अधिकतर वर्कर्स तो पाकिस्तान के लोकल के ही हैं। और पाकिस्तान में चल रही इन दोनों परियोजनाओं में लोकल स्टाफ के साथ करीब 991 चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, और उन सभी को आगे के इंस्ट्रक्शंस मिलने तक अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया। बाकी एक अपडेट यह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत की विजिट पर है, और अपने इस विजिट के दौरान उन्होंने अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ रशिया के साथ चल रहे उनके ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट पर एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन किया है, और एक पीसफुल सेटलमेंट को अचीव करने के प्रयासों की बात की गई है। और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के डेप्यूटी NSA के साथ भी मीटिंग करी है, और इस दौरान भारत और यूक्रेन के बीच कई अलग अलग तरह के एरियाज जैसे कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, कल्चर, एजुकेशन, तो इन क्षेत्रों में अपने बीच के बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने की भी बात की गई है। और भारतीय विदेश मंत्री का यह भी कहना था कि भारत यूक्रेन की क्षेत्रीय स्थिति पर यूक्रेन के दृष्टिकोण को सुनने के लिए भी उत्सुक है, और यूक्रेन के विदेश मंत्री की भारत विजिट ने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी है उनकी रीजन की सिचुएशन को समझने की। बहुत ही अच्छी मेन सारी न्यूज़ बता दी, आई रियली लाइक दैट। और एक के बाद एक बताया, जो हम बोल रहे थे कि इंजन बनने चाहिए वही अब भारत सोच रहा है हम एक्सपोर्ट करेंगे, जेट्स इंजन बनाएंगे उसी को एक्सपोर्ट करेंगे, और जेट्स भी बनाएंगे, वो भी वो सोच रहे हैं, वो सब फ्यूचर का प्लान वही है, ताकि हम एक्सपोर्ट करें इंस्टेड ऑफ कि हम इंपोर्ट करें। अब हम एक्सपोर्ट बनेंगे, एक्सपोर्ट लीडर्स बनेंगे। और अच्छा था हवरक्राफ्ट है, हवरक्राफ्ट जो है काफ़ी मज़ेदार चीज़ है जो पानी के ऊपर उड़ती है, मगर वही दिखाया कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इंडिया बना रहा है। और मगर सबसे अच्छा मुझे ये लगा था कि जो हम लोग कोलैबोरेशन से, और राजनाथ जी ने कहा था कि हम कोलैबोरेशन से बनाएंगे इंजन्स, एक्सपोर्ट करेंगे,
दिस इज वेरी मुझे वो तो स्वॉर्म ड्रोन्स को भी वो करना, वो भी मुझे अच्छा, वो आइडिया अच्छा लगा। आजकल ये बताया कि स्वॉर्म ड्रोन जो ज्यादा इफेक्टिव है रादर देन आप जब अटैक होगा बड़े उसी से मिसाइल को होगा। भेजें, उसके बदले स्वॉर्म ड्रोन्स भेजिए। नहीं, और दुश्मन भी अगर कोई करेगा तो वो ऐसे ही करेगा, इसी से अटैक करेगा तो जैम करके उसके बाद उनको पचक 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 करके एक मार के खत्म कर दो। मजा ही आ गया। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।